नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 बाय जायसवाल सर। इसमें टॉप आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर यह आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और एनसीईआरटी पैटर्न पे टॉप 30 प्रश्न करेंगे, विद पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। कंप्लीट आपका ये 30 प्रश्न का है, जिनका सपना है 30 में से 25 प्लस ईवीएस इन्वायरमेंट पर्यावरण में लाना। सभी कमेंट कीजिएगा और इस लाइव क्लास को अटेंड कीजिएगा। और इसके पहले हम पार्ट 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ सीडीपी बाल विकास के हिंदी भाषा के प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना है, फीडबैक करके बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना या अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वह अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वह तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु की गुणवत्ता है। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वह कहलाता है वर्षा। जी हाँ दोस्तों, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व वर्षा है जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण मौसम का तत्व वर्षा हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? भारत में, चीन में, तिब्बत में या नेपाल में स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। टीटी एग्जाम को फतेह करना है। आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक शर्मान है। और अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पूछा जा रहा है और ये आपको कमेंट करके बताना कि कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है एक नेपाल का भाग है और इसको सागर माथा आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो इसका भी जिक्र आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। और इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। तो भूकंप के लिए जो उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें होती हैं जिससे भूकंप होता है वह कहाँ पर पाई जाती हैं? भूपर्पटी में, पृथ्वी के प्रवार में, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में, पृथ्वी के बाह्य क्रोड में पाई जाती हैं। तो भूकंप के लिए उत्तरदायी जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं वह कहाँ पर पाई जाती हैं? वह आपके भूपर्पटी में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन सही कर लेना है। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन जो देता है वह हमारा कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। तो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन जो कहलाता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। नोट कर लेना है, कई बार यह पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, आपको जानते हैं कि रोग से संबंधित प्रश्न आता है। ऐसे टॉपिक है, रोग हो गया, विटामिन हो गए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। खाद्य श्रृंखला हो गई, तो इन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यानी पहली बात जान लीजिए, मिनी माता रोग किसके किसके खाने से होता है? मछली के खाने से होता है। जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपके कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी। तो मिनी माता रोग किसके खाने से होता है? मछली खाने से होता है। और किस प्रकार के मछली खाने से होता है? जो अधिक मात्रा में क्या होता है? पारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करेंगे। तो मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिस मछली में पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ कब? शुरू हुआ 1984 में, 1994 में,
1986 में, 1996 में? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट रेड पांडा जो शुरू हुआ था ये आपके 1994 में शुरू हुआ था, कहीं कहीं आपको 1996 मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत 1994 से हुई थी। कैसे हुई थी पूरी जानकारी बताते हैं। लाल पांडा में लाल भूरे रंग का फर और लंबी झबरी एक पूंछ होती है। वे बिल्लियों की तुलना में थोड़े भारी होते हैं। यह लगभग एक बिल्ली के आकार के बराबर ही होता है। लाल पांडा दक्षिणी चीन और म्यांमार के पर्वतों में पाया जाता है। साथ ही साथ लाल पांडा लुप्त प्राय एक स्तनधारी है, तो लाल पांडा एक स्तनधारी है जो लुप्त प्राय है। साथ ही साथ लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1994 में हुई थी, इसका तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दोस्तों इसे लाल पांडा के रूप में जानी जाने वाली एक मनमोहक प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। 1992 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पूर्वी हिमालय का हिस्सा सिंगलीला वन्यजीव अभयारण्य SNP को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1994 में SNP को लाल पांडा के लिए एक प्रमुख जंगली आवास घोषित किया गया था। 1994 में ही घोषित किया गया था। इससे संबंधित हमने जानकारी जान लिया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किससे हुआ है? भूमध्य रेखा से, दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है, अधिकतम जो कमी हुई है वह सभी लोग जानते हैं किस कहाँ पर हुई है? दक्षिणी ध्रुव पर हुई है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? भूमिगत जल स्तर, रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना या पानी का अत्यधिक दोहन। तो इनमें से जो गंभीर जल असंतुलन का कारण है वह होता है भूमिगत जल स्तर, रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण और पानी का अत्यधिक दोहन। लेकिन दोष रहित जल की संरचना बनाना यह गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या देहरादून? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके देहरादून पर स्थित है। जी हाँ, WII कहाँ पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून पर स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1982 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई थी। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लेना है। और अगला प्रश्न जो दिया गया है, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है और उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा। नोट कर लीजिएगा। पंकज जो है अपने छात्रों को, पंकज यहाँ पे क्या हो गया? पंकज एक शिक्षक हो गया, अध्यापक हो गया, जो अपने छात्रों के सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है और उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या हो सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? देखिए सबसे अच्छा अगर सुझाव की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे और वह है कि यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। इससे क्या होता है, हम अपनी प्राइवेट अगर परिवहन गाड़ी लेंगे तो प्रदूषण को कहीं ना कहीं ज़्यादा गाड़ी होगी, 50 व्यक्ति हैं, 50 गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, 50 गाड़ियों से धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा। और वही अगर किसी बस से सफ़र करते हैं, पब्लिक जो आपके परिवहन है उनसे सफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं 25 से 30 2 ही या 3 परिवहन ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह एयरसोल कैन का उपयोग है, कृषि क्रियाकलाप है, वनों को जलाना है या ये सभी हो जाएंगे। दोस्तों मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह आपका देखें एरोसोल कैन का उपयोग भी होता है, कृषि क्रियाकलाप भी हो जाएगा और वनों को जलाना भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं वह हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, केचुआ किसान का मित्र माना जाता है और इनमें से उसके लिए सही कारण को चुनना है।
केचुए मृत पत्ती पौधे को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। और अगला जो दिया गया है कि केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं और केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच जाती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग बताना। ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है। केचुए की खुदाई हवा पानी मिट्टी में आसानी से पहुँचती है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें देखिए, जो देखा जाए, केचुए किसान का मित्र कहा जाता है, जो उसके लिए सही कारण है कि केचुए मृत पत्ती और पौधों को खाता है और उनकी पातन अर्थात मिट्टी को उर्वरा बनाता है। ये भी सही हो जाएगा। और केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम बन करता है, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है केचुए की खुदाई हवा पानी की मिट्टी को आसानी से पहुंचती है। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ईवीएस पर्यावरण में आपको पता है ये कूट वाले प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक। कई ऑप्शन होते हैं, उनमें आपको चयन करना पड़ता है, समय काफ़ी लगता है समझने में, ठीक है। इसलिए अभ्यास करिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्लासेज अटेंड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे, जेट्रोफा की बात करेंगे। जी हाँ, जेट्रोफा जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह प्रश्न पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, जिस चीज़ पर हम क्या है, एक लाइट है, बिजली है, इस पर हो गया कि अगर 5 मिनट भी चली जाती, लगता है कुछ बहुत सारा चीज़ें हैं, मतलब कुछ नथिंग लगने लगता है, कुछ भी नहीं उसके बिना कह सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न पूछना, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य यही होता है कि विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, कि बिजली जो है इसको व्यर्थ ना खपत करें, व्यर्थ ना उपयोग करें, क्योंकि यह अमूल्य है, अमूल्य चीज़ें हैं। अगर ये नहीं रही होंगी तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि हम इन पर काफ़ी डिपेंड हो चुके हैं। अगला है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला जो समान तत्व होता है वह कौन सा होता है? क्लोरीन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला जो समान तत्व कहलाता है वह हमारा कहलाता है कार्बन। किसकी बात करेंगे? कार्बन की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 15 प्रश्न और बचे हुए हैं। झूम खेती पाई जाती है, तो झूम खेती कहाँ पर पाई जाती है, सभी लोग बताइए। केरल, मेघालय, बिहार, मध्य प्रदेश। तो झूम खेती का जब भी जिक्र होता है तो इसका संबंध मेघालय से है, सभी लोग जानते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और अगला प्रश्न तो और भी आपका इंटरेस्टेड है दोस्तों, इनमें से कौन सी परावैंगनी किरणें सबसे खतरनाक है? UVA, UVC, UVB या इनमें से कोई नहीं? तो जो परावैंगनी किरणें सबसे खतरनाक है वह कहलाती है आपकी, कौन सी किरण कहलाती है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो UVC किरणें। जी हाँ दोस्तों, UVC किरणें खतरनाक होती हैं क्योंकि ये त्वचा की दूसरी परत में घुस जाती हैं। पहली परत तो है ही, लेकिन त्वचा की एक दूसरी परत होती है, एक झिल्ली नुमा होती है, उस पर तक यह प्रहार करती है, त्वचा के कैंसर का यह कारण बनती है। तो त्वचा की दूसरी परत पर यह घुस जाती है, UVC जो किरणें होती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, एम्स्टर्डम या नासस की बात करेंगे, नागास की बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित है आपके कहाँ पर है? एम्स्टर्डम। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला है, नदी के जल में प्रदूषण स्तर किससे मापा जाता है? तो सभी लोग बात करेंगे, काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में हमने बताया भी है। हम बात करेंगे ठीक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करेंगे। तो नदी के जल में प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, BOD के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरित मफलर संबंधित है किससे है? मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। और ये TT एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। तो हरित मफलर जो संबंधित हो जाता है वह आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? वायु प्रदूषण, 7 अरब लोग का एक ग्रह, सावधानी का उपभोग, अपनी आवाज़ उठाओ, समुद्र स्तर तक नहीं, यह जैव विविधता। देखिए, कोई भी विषय वस्तु जो थीम होता है वह छोटा सा होता है, बड़ा तो होता नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का जो थीम था वह था जैव विविधता।
और 2000 विश्व पर्यावरण 2022 का थीम क्या है, ये सभी लोग बताइए। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में जिक्र भी किया था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून जो था उसका थीम्स क्या था, विषय वस्तु क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। अगला, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होगी? जी हाँ, वायु प्रदूषण को प्रकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पद्धति जो हमारी ज़्यादा उचित कहलाएगी वह पद्धति को आपको बताना है। 4 पद्धतियाँ आपके स्क्रीन पर दी जा चुकी हैं। देखिए, जो पद्धति हमें उचित दिख रहा है कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, क्योंकि दीपावली के पहले करेंगे और उसके बाद करेंगे तो वायु के नमूना इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आतिशबाजी जब होती है तो सभी लोग जानते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में तो इसका जिक्र बहुत ही ज़्यादा हो, इसका प्रभावित इलाका भी जान सकते हैं। GIS का विस्तृत रूप क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, GIS का जो विस्तृत रूप कहलाता है वह कहलाता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। जी हाँ, भौगोलिक सूचना प्रणाली। GIS का विस्तृत रूप क्या होता है? भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है। अगला, मृत सागर क्या है दोस्तों? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। बिल्कुल सही बात है। मृत सागर किसे कहा सकता है? जिस सागर में सबसे अधिक ज़्यादा लवणीय होता है या ज़्यादा नमकीन होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी की क्रम से कौन सी हो सकती है? देखिए, जो समोसा कटलेट खाएगा तो फैट यानी मोटापा से संबंधित हो जाएगा, और जो लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाएगा तो एनीमिया से परेशान होगा। तो किस में दिया गया हो, मोटापा और एनीमिया किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप देख सकते हैं 4th ऑप्शन में दिया गया मोटापा और एनीमिया, तो ये दोनों हो जाएंगे। और ये CTET में आया हुआ प्रश्न है, TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए नोट करते जाइएगा और इस टाइप के अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? विटामिन B12, K, E, A। विटामिन से एक प्रश्न रखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। तो कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? वह होता है विटामिन E। जी हाँ दोस्तों, विटामिन E जो होता है वह कोशिकाओं में संरक्षक के लिए, सुरक्षा के लिए सहायक होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? निगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जान लीजिए, पहला देख लेते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएं, तो ऐसा नहीं, खाने की सामग्री ले जाएं ऐसा आप कतई नहीं कहेंगे। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर में कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना। जी हाँ, जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना, ये भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है चित्र बना सकते, जी जी यहाँ चित्र भी बना सकते हैं, फ़ोटो भी ले सकते हैं, और क्या खाना खाते हैं पता भी लगा सकते हैं, जानकारी नोट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी उनके लिए खाने की सामग्री ले जाना ये आपके पर्यावरण शिक्षण के दस से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होती है? मौलिक अवधारणाओं को बेहतर समझ को बढ़ाना, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानी की जो भूमिका महत्वपूर्ण होती है वह होता है विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना चाहिए, जिससे बच्चे सीखें, जिज्ञासु हो, ठीक है, जानने की इच्छा प्रकट करें। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और EVS के एक अच्छा अध्यापक बनते हैं और EVS आप पढ़ाना चाहते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को आपको क्या करना चाहिए? आपको बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना में सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना में सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशेषतः जो प्रयोग होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नो डाउट समझ गए होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है? कज्जल कण, CFCS, अम्लीय वर्षा या कोहरा? जी हाँ, संगमरमर में कैंसर की घटना का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। सभी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।